नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटम के बारे में सारा सब कुछ समझ लिया था। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो हमने समझे थे, जिसमें 5 पॉइंट थे, जिसमें से पहला पॉइंट था कि कोई भी पदार्थ है उसका सूक्ष्मतम कण जो होता है वो अणु होता है और वो फर्दर डिवाइड नहीं होता है, ऐसा डाल्टन ने बोला था, जो कि सही नहीं था। अणु और भी डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, बल्कि वो भी डिवाइड होकर क्वार्क दुनिया का सबसे छोटा कण बनाते हैं। उसके बाद दूसरा इन्होंने बोला था कि कोई भी अगर एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो उसके सारे परमाणु कैसे होंगे, एक ही जैसे होंगे। फिर उन्होंने बोला था कि अगर दो तरीके के अणु हैं, दो तरीके के तत्व यानी एलिमेंट हैं, तो फिर इनके परमाणु क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जो कि बिल्कुल सही बात थी। फिर उन्होंने यौगिक के बारे में बताया था कि दो या दो से अधिक परमाणु होल नंबर के कॉम्बिनेशन में जुड़कर परमाणु यौगिक बनाते हैं। 5वां पॉइंट इन्होंने केमिकल रिएक्शन के बारे में बोला था कि कैसे अभिकारक जो होते हैं, यौगिक होते हैं, उनके परमाणु अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं और प्रोडक्ट कंपाउंड को बना देते हैं। हमने जाना कि डाल्टन ना पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो था वो गलत था, यानी कि फर्दर डिवाइड होता है परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और फिर उससे क्वार्क्स बनते हैं। दूसरा इनका जो पॉइंट था एलिमेंट को लेकर के कि एक ही एलिमेंट के सारे परमाणु एक जैसे होंगे तो नहीं हो सकता है, आइसोटोप्स भी हो, जैसे C612 और C614, इस तरीके से आइसोटोप्स हो सकते हैं, यह संभव है। ठीक है, हमने एटम जान लिया क्या होता है। अब हम जानेंगे एटम सजा कैसे। पूरी दुनिया एटम से बनी है भाई, हमको एटम को समझना होगा। एटम को समझना होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आते हैं जे थॉमसन आते हैं। ये बोलते हैं कि देखो, मेरे को क्या लगता है ना कि ये जो एटम है ना कुछ ऐसा है, ये जो गोला है ना ये पूरा का पूरा प्लस पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, पूरा प्रोटॉन से भरा हुआ है, ये इन्होंने बोला। अब ये जो गोला है जिसमें प्लस चार्ज है, प्रोटॉन से घिरा हुआ है, इस गोले में इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसे हुए हैं, ये बोला थॉमसन ने, और कहा कि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। इनके इस मॉडल को समझा जा सकता है तरबूज से। तरबूज याद करो जरा कि तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा है ना, उसको मान लो कि वो प्रोटॉन है, और उसके जो बीजे हैं ना काले काले, उसको मान लो कि इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने कहा कि पूरा एटम जो है वो प्रोटॉन है, प्लस चार्ज है, उसमें नेगेटिव चार्ज अंदर घुसा हुआ है। तो इसको बोलते हैं तरबूज मॉडल। थॉमसन के मॉडल को तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, और इसको प्लम पुडिंग भी बोलते हैं, इसको रेजिन पुडिंग भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग और रेजिन पुडिंग भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, एप्पल पाई मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब नाम है इनके, जे थॉमसन ने जो मॉडल बताया था। लेकिन जे थॉमसन ये नहीं बता पाए कि भैया कैसे पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज इतना क्लोजली अंदर घुसा हुआ है, और कैसे प्लस चार्ज में माइनस चार्ज घुस सकता है, और वो भी इतना क्लोज। ना तो ये क्लोजनेस को बता पाए थॉमसन, और ना ये बता पाए कि ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर ये नेगेटिव चार्ज कैसे घुसा हुआ, कुछ भी नहीं बता पाए हैं। ठीक है, अब ये तो इन्होंने एक तरीके से अज्यूम किया था, किसी तरीके का कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट आते हैं रदरफोर्ड, नाम तो सुना होगा। रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। कैसे इन्होंने किया है, एक प्रैक्टिकल इन्होंने ली है, एक गोल्ड की शीट ली, एल्यूमिनियम फॉइल देखी ना आपने जिस तरीके से होती है, वैसे मान लीजिए गोल्ड की फॉइल है, तो वो इन्होंने फॉइल ली। अब इन्होंने लिए अल्फा कण। इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो अल्फा कण लिए इन्होंने और इस पर बम्बार्डमेंट किया, गिराया इन्होंने। अब जब ये गिरा रहे थे तो अल्फा कण ऐसे सीधे निकल गए। अच्छा, अल्फा कण सीधे निकल गए, तो उन्होंने कहा अच्छा अल्फा कण जो होते हैं वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर जे थॉमसन की बात सही रही होती तो यहाँ पे रहता प्लस चार्ज,
क्योंकि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तरबूज जो क्या है, लाल वाला हिस्सा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पूरा का पूरा अगर प्लस होता तो प्लस से प्लस टकरा रहा होता तो वापस ना लौट आया होता, तो वापस लौट आया होता या फिर डेविएट हुआ होता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सीधे सीधे निकल जा रहा है। यानी कि ये जो एटम है जिससे अल्फा कण गुजार रहे हैं, ये एटम जो है वो खोखला है, कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है। लेकिन फिर देखा रदरफोर्ड ने कि कुछ कुछ अल्फा कण डेविएट हो रहे हैं। अब ये थोड़ा सा जब हम और अंदर की तरफ आ रहे हैं तो कुछ कुछ डेविएट हो रहे हैं। ज़्यादातर तो निकल गए बाहर, लेकिन कुछ डेविएट हो रहे हैं। उनका अच्छा कुछ डेविएट, यानी कुछ प्लस है, इधर इधर कुछ तो प्लस है, हल्का सा कुछ तो है। फिर इन्होंने देखा कि एकदम बीचों बीच से अल्फा कण वापस लौट आए, बहुत ही कम, 12,000 में से एक, 12,000 में से एक था जो वापस लौट आया। यानी कि बहुत छोटा अंदर बीचों बीच है प्लस चार्ज। ये निष्कर्ष पर रदरफोर्ड पहुंचे। क्या निष्कर्ष निकाले? पहला कि अधिकांश भाग तो एटम का खोखला है। दूसरा कि कुछ इनके पास प्लस चार्ज है जो डेविएट कर रहा है। और तीसरा कि जो प्लस चार्ज है वो बहुत छोटी सी जगह में है, जिसको हम नाभिक बोलेंगे। नाभिक जो है वो पॉजिटिव है। और नाभिक कितना छोटा है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक क्रिकेट का स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, उसके अंदर क्रिकेट की बॉल रखी हुई है। तो ये जो बॉल है ये एटम का नाभिक है और पूरा का पूरा स्टेडियम क्या है, एटम है, ठीक है। अब इसका जो नाभिक है, इसकी रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक फर्मी, एक फर्मी। और जो एटम है उसका रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम बोलते हैं एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम। तो हम समझ सकते हैं कि कितना छोटा है न्यूक्लियस अपेक्षाकृत पूरे के पूरे एटम के, ठीक है, ठीक है। तो क्या रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि एक अंदर नाभिक है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर का जो अधिकांश हिस्सा है वो क्या है, खोखला है, ठीक है। तो हमें अब एटम की संरचना समझ आने लगी कि ये एटम है, इसके अंदर प्लस चार्ज है, अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो अल्टीमेटली नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और किनारे का हिस्सा जो कि ऑलमोस्ट खोखला है उसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, उसमें क्या बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। और जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सीलरेटिंग मोशन होता है, वो एक त्वरित गति होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो त्वरित गति करेंगे, सोचो। और त्वरित गति करता है अगर कोई भी पार्टिकल जो त्वरित गति करता है, जिसके पास चार्ज है और वो त्वरित गति कर रहा है, तो फिर ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। तो अब नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित गति कर रहा है और वो अपनी एनर्जी खोता जा रहा है, तो वो धीरे 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 नाभिक के पास आता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि नाभिक के अंदर गिर जाएगा। नाभिक के अंदर गिर जाएगा तो क्या होगा, एटम खत्म। एटम खत्म तो दुनिया खत्म भाई, पूरी दुनिया ही एटम से बनी हुई है। तो ये चीज़ रदरफोर्ड नहीं डिस्क्राइब कर पाए। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाएगा और एटम ख़त्म हो जाएगा। यानी कि रदरफोर्ड जो हैं वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए कि कैसे ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब फर्दर और आगे कौन है जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो बताएंगे इसकी स्टेबिलिटी को, तो वो है रदरफोर्ड के स्टूडेंट हैं नील बोर। नील बोर देखो, मैं बिल्कुल भी नोट्स वोट्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। जो जितना भी पढ़ा हुआ है वो हमें सब समझ में आना चाहिए। हम नील बोर पे आगे बढ़ने से पहले हम चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले एटम को समझना ज़रूरी समझा। एटम क्या होता है, किसी भी डाल्टन के अकॉर्डिंग कोई भी मटेरियल है दुनिया में, सब सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल ही है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। हम, तुम, आप, ये पेन, सब कुछ मटेरियल है और वो मटेरियल एटम से बना हुआ है। डाल्टन के अकॉर्डिंग
वो एटम ही सबसे छोटा है, लेकिन वास्तव में एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम से भी छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी अगर हम एटम का फिगर बनाना चाहें तो हमें उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को सजाना होगा। जहाँ तक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर पाए वहाँ तक पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो अंदर ही सजाना है और इलेक्ट्रॉन को बाहर सजाना है, लेकिन रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को नहीं डिफाइन कर पाए कि कैसे ये स्टेबल रहेगा कि अंदर प्लस चार्ज, बाहर ये नेगेटिव चार्ज आराम से घूमता रहे। स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी ये नहीं बता पाए रदरफोर्ड। तो ये अब बताएंगे नील बोर। नील बोर इनके स्टूडेंट ये कहते हैं कि देखो सारी बातें ठीक है, अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाएंगे। रदरफोर्ड ने इसको क्या बोला था? रदरफोर्ड ने इसको बोला था क्या? कक्षा, ऑर्बिट बोला था, ऑर्बिट। नील बोर ने कहा कि देखो ऐसा नहीं है जैसा तुमने बता दिया कि यहाँ कितने भी इलेक्ट्रॉन सजा दो, ऐसा नहीं है कि किसी भी कक्षा में कितना भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बोला कि देखो जो कक्षा है उनकी अपनी अपनी एनर्जी है, अपनी अपनी रेडियस है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी फिक्स होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी कक्षा के अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले तो नील बोर ने इनको कक्षा ना बोल के, ऑर्बिट ना बोल के इनको बोला एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल बोला इनको, एनर्जी लेवल बोला या फिर शेल बोला, एनर्जी लेवल या शेल, कक्षा सेल बोला इनको। ठीक है, उन्होंने बोला ये देखो तुम्हारा ये नाभिक है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद जो कक्षा है उनको नाम दिया ऐसे KL M और फर्दर N। उन्होंने बोला कि ये जो कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, वो फिक्स इन्होंने नंबर बताया 2n²। इतने से ज़्यादा किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, यानी पहली कक्षा जो पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो पहली कक्षा में कितने होंगे? n माने जो कक्षा का नंबर है, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल 2 पॉसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। दूसरी कक्षा में क्या होगा? 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8, दूसरे में 8 सजा लो, तीसरे में 18, चौथे में 32, है ना। तो 2, 8, 18, 32, यानी ये आपका न्यूक्लियस है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, दूसरी कक्षा में सजा लो बेटा 18 होगी, 8 होगी सॉरी, तीसरी कक्षा में सजा लो 18 और चौथी कक्षा में सजा लो कितना? 32। ठीक है, तो इस तरीके से सजा होगा, ऐसा नील बोर ने बोला। और उन्होंने बोला कि देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो जैसे चक्कर लगा रहे हैं इनको लगाने दो, ये लगाएंगे चक्कर, ये अपनी कोई एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, ये अपनी अपनी कक्षा में अपने अपने हिसाब से चलते रहेंगे, जहाँ 2 है वहाँ 2, जहाँ 8 है वहाँ 8, जहाँ 18 है वहाँ 18। ये एनर्जी लूज़ या गेन तब करेंगे जब ये जंप मारेंगे, जब ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगे तब एनर्जी लॉस होगा। ऐसा नहीं होगा जहाँ जो हम ये सोच रहे थे कि ये सर्कुलर मोशन में गति कर रहे हैं तो फिर ये अपनी एनर्जी लॉस करते 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 एक दिन नाभिक में गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे और इनकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। लॉस कब होगा? जब ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगे। तो ये नील बोर ने ये चीज़ समझा दी। देखो कहीं कुछ लिखना पड़ा, हमने डायग्राम से ही सारी चीज़ें समझ ली। जे थॉमसन ने तरबूज मॉडल दिया, उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा प्रोटॉन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो गलती से वो ये बात तो सही बता गए कि जो प्रोटॉन है वो प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, तो दोनों न्यूट्रल हो गए, तो पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल हो गया। बात ठीक है कि एटम न्यूट्रल हो गया, यहाँ तक ठीक है। इन्होंने ये बोला कि प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यहाँ तक भी वो ठीक हो गए। लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पाए कि ऐसा कैसे। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारी चीज़ें सही बता पाए, लेकिन स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए। बोर आए इनके स्टूडेंट, इन्होंने स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करके रख दिया। ठीक है, अब हमें एटम को सजाना आ गया। देखो कैसे आ गया हमको स्ट्रक्चर बनाना। एटम हम जानते हैं कैसे बनता है। मान लो कि हीलियम है 2He4, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि इसमें जो नीचे होता है ना, ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है, इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो होता है ये एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है।
परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इक्वल होता है प्रोटॉन की संख्या के, ये इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, इस पे इसको घटा देंगे, यानी कि a माइनस जेड इज इक्वल्स टू एन। न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक, तो अब जब मैं कह रही हूँ 2He4, तो 2 क्या है, अंदर जो हम प्रोटॉन बनाएंगे 2 ठो प्रोटॉन बनाएंगे। न्यूट्रॉन कितने ले लें, 4 में से 2 घटाना पड़ेगा, 2 ठो न्यूट्रॉन लेने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने ले लें, यही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये हमारा हीलियम का एटम हमने सजा के रख लिया। इस तरीके से हम कोई भी एटम सजा सकते हैं। तो पदार्थ का जो बहुत ही छोटा कण, सबसे छोटा तो नहीं लेकिन बहुत ही छोटा कण है, उसको सजाना हमको आ गया, क्योंकि वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, और उसको कैसे सजाना है ये हमको आ गया। ठीक है, अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, और ये पार्टिसिपेट करते हैं न्यूक्लियस रिएक्शन में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, समझ आया। हम यहाँ तक पूरा का पूरा चलो रिवाइज कर लेते हैं। ये वाली चीज़ें समझ में आई, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, देखो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नीचे जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, यही होता है आपका परमाणु का क्रमांक, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है परमाणु का द्रव्यमान, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, भैया ये क्या है, मास है, इस एटम का मास है। मास कैसे निकलेगा भाई, ये जो सजावट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन सब का जो योग होगा वही तो क्या होगा, मास होगा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है हम वो निगलेक्ट करके चलते, तो मेन भार तो इसी नाभिक का होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को हम लोग जेड लिख सकते हैं ना, और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूट्रॉन ही लिखेंगे। ठीक है, इनका जो सम होगा वो ए के इक्वल होगा, यानी कि परमाणु भार के इक्वल होगा। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर पूरे परमाणु के भार को बता देंगे। तो जेड प्लस एन इक्वल्स टू ए एंड एन इज इक्वल्स टू व्हाट, ए माइनस जेड, यानी कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉनों की संख्या को बता देता है। मान लो कि C612 है, C612 है, अगर हम न्यूट्रॉन पूछें तो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी कि 12 माइनस 6 बराबर 6 न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, यही प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। यही परमाणु क्रमांक यानी कि जेड हो जाएगी। 3 तो एक ही चीज़ होती है, ये भार होता है, इसमें से को घटा दो तो न्यूट्रॉन निकल के आ जाते हैं। ये हो गया। चलो रिवाइज कर लेते हैं ज़रा। हमने शुरू से क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हमारे महर्षि कणादि थे उन्होंने ये बोला था कि पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं या एटम बोलते हैं। डाल्टन ने भी वही बात बोली कि कोई भी मटेरियल है उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग एटम या परमाणु बोलते हैं, जो कि इनकी बात गलत थी, क्योंकि एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। क्वार्क्स में, क्वार्क्स दुनिया का सबसे छोटा कण है। दूसरा इन्होंने बोला था कि कोई एलिमेंट है, जैसे कि ये एलिमेंट है बताया मैंने, ठीक है, इसके सारे के सारे परमाणु एक जैसे होंगे, ये डाल्टन ने बोला था, लेकिन नहीं, अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई एलिमेंट है, मान लो ये कार्बन का एलिमेंट है तो इसमें कार्बन ही कार्बन हो, लेकिन कार्बन का आइसोटोप भी तो हो सकता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि दो अलग अलग तरीके के एलिमेंट है, ये एलिमेंट है मान लो और ये मान लो कि ये एलिमेंट है, तो इसके परमाणु और इसके परमाणु, इसका एटम और इसका एटम अलग अलग होगा, ऑब्वियसली, ठीक बात कही। फिर उन्होंने बताया कि कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड जो होते हैं वो परमाणुओं के होल नंबर कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, जैसे कि H2O है, H2O है, H भी एक परमाणु है या एटम है, O भी एक एटम है, और हाइड्रोजन के 2 हमने परमाणु लिए, ऑक्सीजन का 1 मिला, और इस तरीके से हमने कंपाउंड बना दिया। फिर उन्होंने केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था। रिएक्शन कैसे होती है, जो
हमारे यौगिक हैं, जो कंपाउंड हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं, वो अपने एटम्स की पोजीशन को रीअरेंज कर लेते हैं। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। इस तरीके से डाल्टन की ये एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम समझते हैं एटम की संरचना को, जिसके लिए हम थॉमसन का मॉडल समझते हैं, जिसको तरबूज मॉडल भी या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि पूरा का पूरा अणु जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी कि नेगेटिव चार्ज अंदर धंसा हुआ है। वो ये डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन इतना क्लोज है पॉजिटिव चार्ज के, कैसे पॉजिटिव चार्ज में माइनस जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो घुसा हुआ है। फिर रदरफोर्ड आते हुए एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक गोल्ड फॉइल लेते हैं जिस पे अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराते हैं, और जब देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत सारे तो पार ही निकल गए, तो इन्होंने जाना कि देखो भैया, अंदर पॉजिटिव चार्ज तरबूज की तरह नहीं फैला है, ये खोखला है, एटम बहुत ज़्यादा खोखला है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो डाइवर्ट भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ तो पॉजिटिव है, कुछ तो पॉजिटिव है। फिर उन्होंने देखा कि बीचों बीच से अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस लौट आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने जाना कि नहीं नहीं, बीच में पॉजिटिव भयंकर चार्ज है। तो इस तरीके से उन्होंने जाना कि नाभिक जो है वो बीचों बीच है, बहुत छोटा है, और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। फिर लेकिन एटम की स्टेबिलिटी को वो नहीं बता पाते। नील बोर आते हैं, वो कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में कितने भी इलेक्ट्रॉन घुसे हुए होंगे, कैसे भी चक्कर लगा रहे होंगे, नहीं नहीं, जो कक्षाएं हैं, जो सेल हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन 2n² के अकॉर्डिंग ही सजे होंगे। Kl Mn 2 8 18 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का सजावट होगी, ये उन्होंने बताया। और हमने ये समझ लिया कि एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यही प्रोटॉन है, और यही Z है, यानी कि परमाणु क्रमांक है, यानी कि एटॉमिक नंबर है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद आपका।